तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। यमन से एक बहुत ही अफसोसनाक और बुरी खबर आई है। खबर ये कि एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिय, जिसे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और सज़ाए मौत निचली अदालत ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और अब यमन के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति ने निमिषा को माफ़ी देने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यमन में सज़ाए मौत से बचने के लिए जो आखिरी रास्ता था, वहाँ के प्रेसिडेंट की माफ़ी, अब वो रास्ता बंद हो गया। और इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि यमन में प्रेसिडेंट की माफ़ी न देने की सूरत में जिसे सज़ाए मौत मिली हो, उसे अगले 30 दिनों के अंदर अंदर सज़ाए मौत दे दी जाती है। यमन में मौत देने का तरीका शूट करके है, यानी गोली मारकर। सज़ाए मौत पाने वाले को उल्टा करके लिटाया जाता है और पीठ की तरफ से ठीक उस जगह पर गोली मारी जाती है जिधर दिल हो। तो निमिषा प्रिया के पास इस वक्त सिर्फ 30 दिन, बल्कि 30 दिन से भी अब तो कुछ कम दिन बचे हैं। तो क्या निमिषा की इस सज़ाए मौत को अब भी टाला जा सकता है? नहीं टाला जा सकता है। टाला जा सकता है तो क्या रास्ता है? कितनी उम्मीदें हैं निमिषा की जान बचाने की? ये पूरी कहानी आपके सामने पेश है। हालांकि मुझे याद है शायद 1-8 साल पहले मैंने निमिषा की यही कहानी तब सुनाई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। तो पहले वो कहानी आपको, जिन लोगों ने नहीं सुनी है, एक सरसरी तौर पर सुना देता हूँ और फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट की पूरी कहानी डिटेल में आपको बताता हूँ। निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली, पलक्कड़ एक जगह है, उसी केरल में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली से इसने नर्स की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद घर वालों ने शादी कर दी हस्बैंड टोनी थॉमस के साथ। टोनी थॉमस अपना छोटा मोटा कारोबार करने वाले। शादी के बाद 2011 में नर्स की नौकरी के तौर पर निमिषा प्रिया को एक ऑफ़र आया यमन से। उसे लगा कि बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो निमिषा ने यमन जाने का फ़ैसला किया। थॉमस उससे प्यार करता था, उसने कहा चलो तुम्हारे करियर के लिए मैं भी वहाँ चलता हूँ, मैं भी कुछ कर लूँगा। तब तक 2 बच्चे भी हो चुके थे। तो निमिषा अपने दोनों बच्चों और पति के साथ 2011 में यमन पहुँच जाती है। वहाँ जाकर जिस सरकारी अस्पताल से उसे नर्स की नौकरी का ऑफ़र मिला था, वहाँ वो ज्वाइन करती है। धीरे धीरे उसका काम ठीक चल रहा था, फिर इस बीच में वो कई नौकरी बदलती है। लेकिन जितनी उम्मीद थी कि शायद इतने पैसे कमाएंगे, उतने कमा नहीं पा रहे थे। और उधर थॉमस को लग रहा था कि निमिषा की तो ठीक है नौकरी, बट यमन में उसका अपना कोई कारोबार बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा था। तो फिर हस्बैंड वाइफ ने मिलकर ये फैसला किया कि थॉमस फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए इंडिया जाएगा और बाद में निमिषा भी वापस लौट आएगी और फिर ये लोग केरल में ही अपनी ज़िंदगी बसाएंगे। इस फैसले के बाद 2014 में थॉमस अपने दोनों बच्चों के साथ केरल लौट आया। अब निमिषा यमन में अकेले है और वो वहाँ जॉब कर रही है। इसी दौरान में निमिषा ने कहा कि नौकरी करके बहुत फ़ायदा हो नहीं रहा और उसे नर्सिंग की बहुत जानकारी थी। उसे लगा कि अगर एक छोटा मोटा अपना कोई क्लिनिक यहाँ खोल लें तो शायद ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जिस अस्पताल में वो काम करती थी वहाँ एक यमन नागरिक हन्नान भी काम करता था और निमिषा के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हन्नान से उसने बात की तो हन्नान ने कहा कि बिल्कुल ये अच्छा आइडिया है, मैं पैसे लगाने को तैयार हूँ। अब चूँकि हन्नान सिटीज़न था यमन का, तो उसके लिए तो कोई इशू नहीं थी। लेकिन यहाँ ये था कि क्लिनिक 2 लोग मिलकर खोलेंगे तो दोनों का मालिकाना हक बराबर होगा। जैसे हन्नान का है तो सेम फिर निमिषा का भी होगा। लेकिन यमन का एक कानून आड़े आ रहा था निमिषा को मालिक बनाने में, और वो कानून ये था कि वहाँ कोई भी क्लिनिक, अस्पताल, शॉप, मॉल, कुछ भी जो खोलेगा वो कोई यमन सिटीज़न होना चाहिए। अगर यमन नागरिक नहीं है तो फिर नहीं खोलेगा, खुलेगा उसी के नाम पर। ये यूएई में भी यही कानून है। तो अब यहाँ मुश्किल आई, निमिषा को क्या किया जाए, क्योंकि वो आधे पैसे वो भी लगा दी थी, जो भी उसने कमाया पूरी जमा पूंजी। थॉमस ने भी कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, करो। लेकिन कैसे करे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक रास्ता निकला। हन्नान ने उसे एक आइडिया दिया
आइडिया ये था कि तुम किसी एक कागज़ पर यमन नागरिक के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी दिखा दो कि तुम एक किसी यमनी की वाइफ हो, पेपर पर सिर्फ, हस्बैंड वाइफ न रहो। तो एक इत्तेफाक से वहाँ पे तलत मेहंदी नाम का यमन सिटीज़न था जो थॉमस का बहुत अच्छा दोस्त था, यानी निमिषा के हस्बैंड का। तो निमिषा के हस्बैंड ने उससे बात की, उसने कहा देखो ऐसे ऐसे क्लिनिक खोलना है, बट उसके लिए कानून के हिसाब से यमन के चाहिए कि एक यमन सिटीज़न हो। तो अगर पेपर पर तुमको हम उसका हस्बैंड दिखा देते हैं तो ये काम इजी हो जाएगा। हालांकि था गलत, लेकिन ठीक। तो तलत मेहंदी तैयार तो हुआ, लेकिन एक शर्त पर उसने कहा कि मैं पैसे लूँगा और फिर जो भी इनकम होगा उसमें भी एक छोटा मोटा जो भी हिस्सा होगा वो मैं लूँगा। निमिषा और टोनी मान गए, थॉमस। उन्होंने कहा चलो, अब मान गया। उसके बाद क्लिनिक खुला और चल पड़ा। अब जब चल पड़ा तो मेहदी को इधर पता चला कि क्लिनिक से काफ़ी आमदनी हो रही है। अब उसके मन में लालच आया, उसने धीरे धीरे पैसे की डिमांड और बढ़ानी शुरू कर दी। ये सब चल ही रहा था कि इतने फिर हुआ ये कि कहानी में ट्विस्ट कि तलत मेहदी जो सिर्फ कागज़ पर निमिषा का हस्बैंड था, अब वो उससे सचमुच हस्बैंड की तरह बर्ताव करने लगा। और निमिषा को ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि उससे ये था कि उसके हस्बैंड का दोस्त है, तो वो हर जगह जाकर उससे बताता कि ये मेरी रियल वाइफ है। अब वो इस हस्बैंड होने का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करने लगा। निमिषा को ये बात अजीब लगी, उसने अपने हस्बैंड को बताया। हस्बैंड ने कहा मैं समझाता हूँ। ये सारी चीज़ें चल रही थी, तभी 2016 आ गया। 2016 में अब तक लगभग 1.5 साल हो गए थे क्लिनिक खुले हुए। यमन में सिविल वॉर छिड़ गया, गृह युद्ध। और गृह युद्ध की वजह से हर तरफ मारा काटी सब चलने लगा। फिर ये हुआ कि यमन में ट्रैवल पे भी बैन लग गया। अब भारत ने भी बैन लगा दिया कि कोई भी सिटीज़न यमन ना जाए, वहाँ ख़तरा है जाने में। तो पूरी दुनिया में एक तरह से ये था कि यमन के ट्रैवल पे बैन, बहुत सारे एयरलाइंस बंद। अब सिविल वॉर की वजह से निमिषा का भी काम धंधा इधर थोड़ा कम, और वो परेशान हो गई थी मेहदी से। तो वो चाहती थी कि अब यमन छोड़कर केरल पहुंच जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसका पासपोर्ट मेहदी ने अपने पास रखा हुआ था। उसने कई बार उससे मांगा, गिड़गिड़ाया, कहने लगी तुम पैसे ले लो। मेहदी ने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। और उधर वो लगातार अब उसको अपनी असली वाइफ समझकर उस पर हक भी जता रहा है। एक बार कुछ ऐसी उसने हरकत की, निमिषा को गुस्सा आया, उसने उसे पीटा। उसने पलट के कुछ हाथापाई की। निमिषा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। जाकर उसने रिपोर्ट लिखा दी कि मेरा हस्बैंड नहीं है और मेरे साथ इस तरीके से कर रहा है। पुलिस ने कंप्लेंट की, औरतों के खिलाफ अगर कोई जुल्म हो तो यमन में सख्त कानून है। और अपने ही नागरिक तलत मेहदी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसे जेल भेज दिया। वो कुछ महीने जेल में रहा, फिर बाहर आया। बाहर आने के बाद निमिषा ने फिर उससे कहा कि मेरा पासपोर्ट दे दो, जो भी है क्लिनिक का तुम पैसे ले लो। मेहदी अब लेकिन बदला लेने के मूड में था। निमिषा ने हन्नान से बात की कि पासपोर्ट मुझे मिल जाए, मैं अपने बच्चे, अपने हस्बैंड के पास केरल लौट जाऊं। तो हन्नान ने एक दिन उसे आइडिया दिया। उसने कहा देखो तुम्हारा पासपोर्ट उसके घर पर है, हम उसके घर से वो पासपोर्ट चुरा सकते हैं, लेकिन कैसे? और मेहदी के उस घर में रहते हुए कैसे? तो इन दोनों ने तय किया। उस वक्त मेहदी थोड़ा सा बीमार भी था, बहुत सारे लोग देखने जा रहे थे। तो उसने कहा कि चलो उसको देखने के बहाने चलते हैं। तो निमिषा और हन्नान ने यह तय किया कि वहाँ देखने बहाने जाएंगे, और वो बीमार भी चल रहा है और ये एक ट्रेन नर्स भी है, तो कुछ इंजेक्शन भी देने होंगे, मैं ही दे दूँगी, लेकिन एक इंजेक्शन उसको बेहोशी की लगा दूँगी। तो बेहोश होगा, उतनी देर में हम पासपोर्ट ढूंढेंगे और लेकर निकल देंगे। हन्नान और निमिषा इस बात पर एग्री हो गए। इसके बाद ये लोग मेहदी के घर पहुंचते हैं। वहाँ जाने के बाद इत्तेफाक से मेहदी बीमार था, इंजेक्शन लगना ही था। उसने निमिषा से कहा, निमिषा ने वो इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही मेहदी बेहोश हो गया। उन्होंने वहाँ से पासपोर्ट ढूंढा, पासपोर्ट मिला, दोनों निकल लिया। लेकिन इधर ये हुआ कि फिर बेहोश मेहदी कभी होश में ही नहीं आया, उसकी मौत हो गई। और मौत की वजह ये थी कि निमिषा ने जो बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था वो उसका ओवरडोज हो गया। बेहोशी का इंजेक्शन जब किसी भी ऑपरेशन करते वक्त ये लगाते हैं तो उसकी एक मात्रा होती है, ज़्यादा देने से आदमी की मौत भी हो जाती है। तो सेम ये हुआ कि निमिषा से ये गलती हो गई, ओवरडोज लग गया और मेहदी की मौत हो गई।
4 दिन बाद मेहदी की मौत की जांच शुरू हुई। पता चला सीसीटीवी कैमरे और बाकी चीज़ों से कि ये दोनों घर पर आए थे और उसी दिन तबीयत बिगड़ी, उसी दिन मौत हुई। पूछताछ के लिए बुलाया गया। निमिषा और हन्नान चूँकि क्रिमिनल थे नहीं, उन्होंने सारी कहानी बता दी। उन्होंने कहा कि हमें तंग करता था, हमने क्लिनिक खोला, उसको पेपर पे हस्बैंड बनाया, लेकिन वो अब नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता था, पासपोर्ट दे नहीं रहा था, मैं वापस अपने देश जाना चाहती थी और हम सिर्फ उसे बेहोश करने का हमारा इरादा था और बेहोश करके पासपोर्ट लेकर निकल जाना था, लेकिन शायद डोज ज़्यादा हो गया। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद 2020 में मामला वहाँ की लोअर कोर्ट में पहुँचा। लोअर कोर्ट ने निमिषा को सजाए मौत सुना दी। उसकी कोई कहानी नहीं सुनी कि गलती हुई, ओवरडोज, पासपोर्ट। और हन्नान वहाँ का चूँकि सिटीज़न था तो उसको उम्र कैद की सज़ा दी। अब ये बात यहाँ घर पे पता चली केरल में निमिषा के सजाए मौत की। माँ बाप परेशान, पति परेशान, बच्चे परेशान। अब वो जाना चाहते हैं वहाँ, लेकिन सिविल वॉर, ट्रैवल पे रोक, कोई जा नहीं सकता। इसके बाद ये मामला पहुँचा सुप्रीम कोर्ट में, यमन की सबसे बड़ी अदालत। 3 साल बाद 2020 में लोअर कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और निमिषा और हन्नान की कहानी पर यकीन नहीं किया। उनके हिसाब से इन दोनों ने जानबूझकर उसका कत्ल किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सजाए मौत सुना दी। अब आखिरी रास्ता था प्रेसिडेंट। जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो इधर माँ बाप, उधर केरल में एक सेव निमिषा या सेव प्रिया करके एक मूवमेंट चलने लगा। वही मूवमेंट चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार मदद करे। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। फिर ये था कि ट्रैवल पे रोक है, लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है। कम से कम फैमिली की एक माँ को ही निमिषा के यमन भेजा जाए। भारत सरकार तैयार हो गई और इसी साल के शुरू में, जनवरी के महीने में, निमिषा की माँ यमन जाती है। वहाँ जाकर तमाम फरियाद करती है, मेहदी के फैमिली वालों के आगे हाथ जोड़ती है, मेहदी की वाइफ के आगे हाथ जोड़ती है, लेकिन कोई सुनता नहीं। माँ लौट आती है। अब इंतज़ार था कि प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन गया है कि माफ़ी दे दो, और शायद उम्मीद थी कि माफ़ी दे दे। इधर फैमिली लगातार भारत सरकार से कह रहा आप पहल करो, वहाँ के प्रेसिडेंट से बात करो। प्रेसिडेंट से बात भी शायद की गई, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद 2 दिन पहले, अभी इस साल ख़त्म होने से जस्ट पहले, एक खबर आई यमन से कि जो यमन के प्रेसिडेंट हैं रशद अल अमीमी, तो रशद अल अमीमी ने निमिषा को माफ़ी देने से इनकार कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि निमिषा को सजाए मौत दी जाएगी, जैसा मैंने शुरू में कहा, गोली मारकर, और 30 दिन के अंदर अंदर, यानी 31 जनवरी से पहले पहले। नए साल का आगाज़ 2025 और शुरुआती महीना, पहला महीना, साल ख़त्म होने से पहले ऐसी मनहूस खबर और साल के पहले महीने में ऐसी चीज़ किसी भी परिवार को तोड़ कर रख दे। पूरा परिवार सदमे में है। एक बार फिर से भारत सरकार से अपील कर रहा है, और भारत सरकार के फॉरेन मिनिस्ट्री ने, यानी विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिलाया कि वो यमन की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने बाकायदा मीडिया में कहा है कि निमिषा को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन रास्ते कौन से बचे? अब रास्ता सिर्फ एक बचा है। यमन डेथ पेनल्टी यानी सजाए मौत को लेकर बहुत कट्टर देशों में से एक माना जाता है, और वहाँ नाबालिग यानी बच्चों तक को सजाए मौत दे दी जाती है। और यमन में सजाए मौत देने के जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके हिसाब से वहाँ कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे सख्त सज़ा मिलेगी। अब ये उनका सख्त कानून और सजाए मौत का डरावना आंकड़ा, अब उस बीच में भारत सरकार के ये आश्वासन परिवार को, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा और क्या रास्ता है? क्योंकि प्रेसिडेंट एक बार अगर माफ़ी देने से इनकार कर दे तो दोबारा प्रेसिडेंट के पास अब ये मामला नहीं जाएगा। यानी लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, तीनों के हाथों से ये मामला निकल चुका है। अब निमिषा की ज़िंदगी और मौत सिर्फ एक महिला के हाथ में। खुद निमिषा एक महिला है, और उसकी ज़िंदगी अगर कोई बचा सकती है, बख्श सकती है, तो वो भी एक महिला है, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि तलत मेहदी की अपनी बीवी है। अगर तलत मेहदी की बीवी
निमिषा को माफ़ी दे दे तो जो 30 दिन की मौत की तलवार लटकी है ये टल सकती है और निमिषा बरी हो सकती है, निमिषा वापस भारत आ सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मेहदी की वाइफ निमिषा को माफ़ कर दे। और उसकी माफ़ी की दो सूरत है, एक वो सीधे कहे कि मैंने माफ़ किया, क्लियर। दूसरा ऑप्शन है कि वो कहे ठीक है मैं माफ़ कर रही हूँ लेकिन पैसे लूँगी, जिसे ब्लड मनी कहते हैं, जो यूएई में भी है, सऊदी अरब में भी है, बहुत सारे इस्लामिक देशों में, क्योंकि शरीयत के हिसाब से ब्लड मनी की बात बहुत पुराने दौर से चली आ रही है। तो एक है कि सिंपल माफ़ी दे दे मेहदी की वाइफ, और दूसरा है कि वो पैसे ले और कहे कि ठीक है आप मुझे ब्लड मनी दो और मैं माफ़ कर दूंगी। हालांकि अभी ये खबर पुख्ता नहीं है, लेकिन यह है कि करीब उसने इंडियन करेंसी में 1.5 से 2 करोड़ रुपए की ब्लड मनी की मांग की है। अगर ये मांग वाकई जेन्युइन है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि इस पर कन्फर्मेशन नहीं है, तो भी जो केरल में फैमिली है और जो बाकी एनजीओ जो एक मूवमेंट चला रहा है कि सेव प्रिया, सेव निमिषा, उस एनजीओ ने और बाकी लोगों ने ये कहा है कि अगर वो ब्लड मनी मांगते हैं तो चाहे वो कितनी भी बड़ी रकम हो, हम देने को तैयार हैं और हम निमिषा को बस बचाना चाहते हैं। तो अगर ये ब्लड मनी की बात हो गई किसी एक ख़ास रकम पर, तो फिर वो रकम यमन की अदालत में जमा की जाएगी और यमन की अदालत में मेहदी की वाइफ पहुंचेगी और वहाँ जज के सामने अपना बयान देगी कि मैंने ये माफ़ी दी है, और उस माफ़ी के लिए ये बताएगी कि मैंने ब्लड मनी लिया है या सीधे माफ़ी दी है, तो वो रिकॉर्ड पर आएगा और उसके बाद फिर वही अदालत निमिषा को बख्श सकती है। तो कोशिश जारी है तलत मेहदी की वाइफ को मनाने की और ये बताने की कि असल में ये साजिश ऐसी नहीं थी, निमिषा कत्ल नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने देश लौटना चाहती थी और मेहदी की उस गंदी नज़रों से ख़ुद को बचाना चाहती थी, और इसीलिए वो उसको बेहोश करके पासपोर्ट चुराना चाहती थी अपना ही, लेकिन गलती से बेहोशी की दवा का ओवरडोज हो गया। अब देखना यह है कि अगले 25-26 दिनों में क्या होता है, क्योंकि निमिषा के पास वक्त नहीं है। प्रेसिडेंट के माफ़ करने से इनकार करने के बाद उसकी ज़िंदगी के कैलेंडर में 30 दिन बचे हैं, 30 से भी अब कम। तो अगर ये ब्लड मनी पे समझौता हो गया तो निमिषा वापस आ जाएगी और पूरे केरल में बाकी जगह पर अभी भारत सरकार की तरफ से भी बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि हम निमिषा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है खुद भारत सरकार भी ब्लड मनी में कुछ कंट्रीब्यूट करते। तो मेरी भी यही दुआ है और हम सबकी यही दुआ है कि हमारी निमिषा प्रिय की जान बच जाए और वो वापस अपने बच्चों और पति के पास लौट आए, क्योंकि उसकी अगर कहानी सच है तो फिर ये कत्ल नहीं, एक हादसा था और ख़ुद को बचाने का एक हादसा। तो दुआ कीजिए कि निमिषा वापस सलामत अपने देश लौट आए। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।